हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके सिंप्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेश है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि अब हम मेंस 2022 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में शुरू करने वाले हैं। एंड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसा पेपर आ रहा है उससे पहले। वेदर इट इज़ यूपीएससी, जेकेपीएससी, कोई भी बॉडी है, वो जैसे पेपर पास में कंडक्ट करवाती है उससे हमें एक हिंट मिलता है कि what can we expect in future. Okay, so with that in mind, I would like to analyze previous years papers जो कि 2020 में जो मेंस हुआ था और 2022 में जो मेंस हुआ है। ओके, इससे पहले क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उससे पहले पैटर्न डिफरेंट था। ठीक है, 2018 में जेकेपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था और अब ये यूपीएससी के साथ में अलाइन कर दिया गया है। ऑलराइट, सो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि 8 पेपर्स हैं जिसमें से 7 के मार्क्स स्कोर आपका काउंट होता है इन योर फाइनल लिस्ट, जिसमें एसए का पेपर है, जीएस 1 2 3 4 है और 2 ऑप्शनल के पेपर 1 पेपर 2 है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीएस पेपर 1। ठीक है, सो जीएस पेपर 1 का अगर सिलेबस हम देखें, ब्रॉडली जीएस पेपर 1 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, दैट इज हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, बीच में जेकेबीएससी की एक आदत रही है पिछले 2 अटेम्प्ट्स में, जो हमने देखा है कि दे टेंड टू आस्क मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो किसी और सिलेबस का पार्ट हो और ज्यादा लिंक ना हो उसका उस पर्टिकुलर पेपर के साथ में, वो भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट आयरन डोम। बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चों को ये डाउट था कि आयरन डोम का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, बिकॉज आयरन डोम इज अ डिफेंस टेक्नोलॉजी और आइडियली इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3, बट यहाँ पे आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले सिलेबस का अगर हम पार्ट देखें, तो अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में देयर इज इंडियन कल्चर, जिसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स के बारे में सिलेबस में दिया गया है। ओके, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये था अप टिल इंडिपेंडेंस, अप टिल 1947 तक का। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के भी एलिमेंट्स हैं। दिस इज क्वेश्चन अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ओके, देन देयर इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आपको ब्रॉडली मेजर कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यही ब्यूटी है मेंस की कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपको ब्रॉडली टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे क्वेश्चन सीधे इन टॉपिक से ही आते हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर्स है, कोलोनाइजेशन है, डीकोलोनाइजेशन है, पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा, एंड देयर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ओके, सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। देन सोसाइटी में देयर इज सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एटसेट्रा, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, ये सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं। और ज्योग्राफी का अगर हम सिलेबस देखें, देर इज वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, then important geophysical phenomena like earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclones, geographical features. Okay, और ये पोर्शन जो है, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू हैव रेड इन प्रीलिम्स। जीएस 1 में आई थिंक मोस्ट ओवरलैप होगा विद योर प्रीलिम्स। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आपने मोर और लेस वर्ल्ड, और अगर इसको छोड़ दें, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को छोड़ दें, तो बाकी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे फॉर प्रीलिम्स। एंड ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रेड। ओके, सो ये था अबाउट सिलेबस। नाउ लेट्स सी द वेटेज एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। सो अगर हम देखें तो 2018 का मीन्स जो 2022 में हुआ था, जो 2020 में हुआ था, उसमें हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, सोसाइटी के 4 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन को मैं मिसलिनियस या मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन कहूंगा। ओके,
जो अक्रॉस द थीम थे, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप नहीं कह सकते थे कि वो इस टॉपिक से है। सिमिलरली 2022 का जो पेपर था उसमें 7 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, 5 थे ज्योग्राफी से, 5 थे सोसाइटी से और 3 थे मिसलिनियस मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन। अब ये क्या क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, और उसके हिसाब से क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें, डिफरेंट सोर्सेज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो हम देखते हैं। सो अगर 2018 मेंस का पेपर हम एनालाइज करें तो 9 क्वेश्चन थे, खासकर हिस्ट्री का एनालिसिस अगर हम करें, देन सभी कंपोनेंट से, यानी कि मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन चारों कंपोनेंट से एक नए क्वेश्चन था। ओके, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर इजी। अगर आपने पढ़ा होता, एनालाइज किया होता, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होती, आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, एनालिटिकल थे, बट आपने वो टॉपिक्स पढ़े भी हुए थे। सो इट वाज नॉट एज हार्ड जो एज इन 2021 हम देखेंगे कि 2022 का जो पेपर था वो काफी डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू 2018 पेपर। ओके, सो अब 2018 का पेपर एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो थे, जो आगे भी आई होप ये सेम ही रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्कर क्वेश्चन थे, जहां पे आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, और 10 क्वेश्चन वर 15 मार्कर क्वेश्चन, यहाँ पे 15 नंबर का एक क्वेश्चन था। ओके, सो ओवरऑल 250 नंबर ऐसे बन गए। अगर आप पेपर को एनालाइज करें, सो पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। ओके, अगर आपने अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी की होती तो आर्ट एंड कल्चर में आपने ये पक्का पढ़ा होता कि नागरा स्टाइल क्या है, कहाँ था, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में था, पंचयातन स्टाइल था। ओके, और इसके सब स्कूल्स क्या थे, ये सब आपने पढ़े होंगे, और इसी के बारे में आपको लिखना था। इस क्वेश्चन को मैं इजी को क्वेश्चन कहूंगा। ठीक है, जो आपने बेसिक, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती, या फिर अगर आपने नितिन सिंघानिया पढ़ी होती लेट्स से कल्चर की, तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, similarly next question is which monument of India is the latest inclusion in the UNESCO World Heritage List? Write down the significance of that monument. सी, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा था, क्योंकि पिछले साल 2 लिस्ट में ऐड हुए थे, एक तो धोलावीरा, दूसरा रामप्पा टेम्पल। अब धोलावीरा इज अ साइट while रामप्पा टेम्पल इज अ मॉन्यूमेंट। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आर्ग्यूमेंट जिस बच्चे ने रामप्पा टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा वो एक बेटर आंसर होगा। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है, दिस इज पार्ट ऑफ करंट समहाउ, क्योंकि स्टैटिक में आप ज्यादा पढ़ते नहीं, आपको इसको करंट के हिसाब से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और सिग्निफिकेंस, क्योंकि लेटेस्ट इंक्लूजन पूछी, यानी कि एक करंट का क्वेश्चन था। ओके, और करंट के सोर्सेस अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल आपने मेंस 365 अगर की है, या मंथली की है किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। सो इसको मैं मॉडरेट कहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट एक मॉडरेट क्वेश्चन था, आपको पढ़ा होना चाहिए था ये, बिकॉज यू आर राइटिंग स्टेट पीसीएस मेंस, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। ओके, देन elaborate on literary contributions of Gupta dynasty, again easy to moderate question। आपने आर्ट एंड कल्चर में इसको पढ़ा हुआ है, सिंपली एनसीईआरटीज पे अगर फोकस किया होता, ओके, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, और नेक्स्ट इज राइट ए नोट ऑन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स। सी अगेन एनसीईआरटीज में ये आपको मिल जाएगा। सो ये भी इजी से मॉडरेट होगा। अब ये डिफिकल्ट, ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्यों बन रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं उस तरह से कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे 2016 में पेपर आता था वैसे ही आएगा, बट जेके पीएससी हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स यूपीएससी गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको प्रिपेयर भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, अब इसके बाद अगर हम देखें तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जहां पिछले बार इतने सारे क्वेश्चन थे, आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई स्वामी विवेकानंद का थॉट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, विच आई वुड से इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के थॉट के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, और आपको 250 वर्ड 15 मार्कर लिखना है। 15 मार्कर लिखना इज नॉट इजी। 15 मार्कर यानी कि 3 पेजेस। सो ये वन ऑफ दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। और उसके ऊपर एक और डिफिकल्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट नई ऐड हुई थी, दुर्गा पूजा इन कोलकाता वगैरह जो भी हुआ था। अब रीसेंट इंक्लूजन थी
सी अगेन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि 15 मार्कर लिखना है, 250 वर्ड लिखने हैं आपको। ओके, और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो भी एक स्टैंडर्ड यूपीएससी का पेपर होगा ना, जो भी एक स्टैंडर्ड मेंस का एग्जाम होता है, बी इट यूपीएससी और जेकेपीएससी, 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं ऑन एनी नॉर्मल ईयर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आंसर राइटिंग की है, प्रैक्टिस की है ना, सो आई वुड से 7 to 10 क्वेश्चंस आर ऑन इजियर साइड। ठीक है, जिसको आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से कर सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस आर मॉडरेट क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है। ओके, देन अगेन 4 to 5 आर ऑन द डिफिकल्ट साइड। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जहां पे आपके पास 4-5 लाइनें से ज्यादा नहीं है, या फिर यू नो नथिंग। ठीक है, सो आइडियल सिनेरियो वो होना चाहिए कि ये जो इजियर क्वेश्चन है ना, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आने चाहिए। मॉडरेट क्वेश्चन में आपको जितना बाकी बच्चे करेंगे उतना करना ही करना है। ओके, और जो ये डिफिकल्ट या नथिंग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 मार्क आ जाए, 2 मार्क आ जाए, बहुत बड़ी बात है। सो दैट इज हाउ मार्किंग गोस। अगर मार्किंग मार्किंग जो है प्रॉपर यूपीएससी स्टाइल की हो, सो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। एक 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है ना, वो 6-6.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, अगेन एक 15 मार्कर में आपको 8 to 9 मार्क्स से ज्यादा नहीं, बहुत रेयर चांस है मिलने का। एट द मोस्ट अगर होगा 10 मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज्यादा बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपको अपना पेपर प्लान करना है। अगले 3 महीने जो है उसको आपको 2 तरह से यूटिलाइज करना है। पहला, आपको प्रिपेयर करना है, आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। सेकेंडली, यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू राइट दैट कंटेंट। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो, बट अगर आप उस शीट में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो नॉलेज उतार नहीं पाए, इट इज ऑफ नो यूज, ट्रस्ट मी। और उसके लिए इंपॉर्टेंस है कि आप पहले तो तैयारी अच्छे से करें, सेकेंडली डिलीजेंटली रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। नोट्स जो अपने बनाएंगे वो इस तरह से बनाएं कि आपको हेल्प हो इन द पेपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर टॉपिक है, खासकर जो करंट के टॉपिक्स है, GS2 GS3 के, उनके हर एक टॉपिक के पास आपको जो नोट्स होने चाहिए वो 2 या 3 पेजेस का एक नोट होना चाहिए। और उसमें वो चीजें होनी चाहिए जो अगर वो चीजें उसमें होनी चाहिए जो अगर आपको क्वेश्चन आए उस टॉपिक से, तो आप आंसर में डेफिनेटली लिखें। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे थ्रू आउट आवर जर्नी। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका शेड्यूल में बहुत जल्दी, अब इसके बाद में अगर हम देखें, और एक और क्वेश्चन जो था, दिस वन, इंडियन freedom movement was a conglomeration of different struggles or certain principles, but at a long-term strategic perspective. See, this is a very, I would say, question की जो language है ना, that's very tricky. Okay, अब आप सोचिए, जिन्होंने लिखा होगा पिछली बार वो भी सोचें, और जो अभी पहली बार ये क्वेश्चन सुन रहे हैं वो पॉज करके 1 मिनट सोचिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ओके, और कैसे इसको आंसर किया जाए। सो इसका मतलब ये है कि जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं ना, कि पहले मॉडरेट फेज था, देन एक्सट्रीमिस्ट फेज था, देन उसके बाद गांधीयन मूवमेंट आई, बीच में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था, कम्युनिस्ट मूवमेंट अलग से चल रही थी, ये सब को डिनाई करते हुए, ओके, कि एक कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है, काफी सारे हिस्सों का एक जुड़ा हुआ, काफी सारे तो थे, बट underneath all that there was a long term strategic perspective। और वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या था? वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव था पर्सपेक्टिव ऑफ स्वराज। ओके, टू गेन इंडिपेंडेंस नॉट जस्ट फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट फ्रॉम टिरनी ऑल्सो। ओके, ये हमें मिलता है इन द व्यूज ऑफ गांधी, इन द व्यूज ऑफ भगत सिंह, इन द व्यूज ऑफ नेहरू, इन द व्यूज ऑफ अरविंदो घोष। सो अगर हम इन सब के अलग अलग फेजेस में जो इन सब के व्यूज थे उनको निचोड़ अगर निकालेंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अरबिंदो कहते थे, ही हैड अ हेगेलियन पर्सपेक्टिव, कि इंडिया वुड लीड द वर्ल्ड समडे। ठीक है, सिमिलर व्यूज वर एकोड बाय नेहरू आल्सो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको एनालिटिकल, आपको सिर्फ
इवेंट्स मेमोराइज करके नहीं होगा कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, देन 1911 में कुछ हुआ, 1916 में वापस मिल गए, ये सब याद करके आपको ज्यादा नहीं होगा. यू विल हैव टू डेवलप एन एनालिटिकल माइंड. और ट्रस्ट मी, स्पेक्ट्रम से ये स्कोप और कम होता जा रहा है. आपको अच्छी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल बिपिन चंद्रा आपको पढ़नी चाहिए, या फिर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हैज बीन रिटन बाय ओल्ड एनसीईआरटी हैज बीन रिटन बाय सेम ऑथर. आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पेपर सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होगा. अभी तक प्रीलिम्स तक हमारी आदत थी, बेसिकली प्रीलिम्स इज अ रिएक्टिव गेम. आपको रिएक्शन देना है टुवर्ड्स सर्टेन आंसर्स. 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपकी इंडिकेटिव रीजनिंग वर्क कर रही है, आपको इंडिकेशन मिल रहा है कहीं से कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन कोई नहीं दिया जा रहा, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है. आपको अपनी पैसिव लर्निंग को एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट करना है. वहीं के वहीं जो आपने अभी तक सीखा है उसको याद करके, उसको जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है वो समझते हुए उसको आंसर करना है. सो ये एक दिन की गेम नहीं है. ट्रस्ट मी, जितना भी टाइम है, आई बिलीव कि 3 महीने तो मिलेंगे ही. 3 महीने अगर आप डिलीजेंटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, रिविजन करेंगे, सो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे. अदरवाइज सिंपली पढ़ के, कोई भी बुक पढ़ के ये पेपर अब सॉल्व होने वाला नहीं है. प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, सो इसी तरह से आपने देखा 7 क्वेश्चन, और 7 से जो 3-4 क्वेश्चन खासकर 15 मार्कर हैं, दे आर ऑन द डिफिकल्ट साइड. और अब यही पेपर अगर हम देखें फॉर द ईयर 2021, सो देखिए 2021 में सिंपल, पहला तो इंडस वैली का एक क्वेश्चन है. ओके, देन गंधारा स्कल्पचर के ऊपर एक क्वेश्चन है, और ये आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन इनमें से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे. सो काफी सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पहले ही पढ़े हुए थे, सो दे हैड एन आइडिया. देन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर है. एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है उनके अप्रोचेस का. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर एक क्वेश्चन है. जर्मनी के ऊपर एक क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनका रोल था. ओके, देन इफ यू सी, विमेन्स मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, जो सोसाइटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थीम में दोनों में आ सकता है. ओके, सो इस तरह से अगर आप देखें, सो पेपर सिंपली आपसे नहीं पूछने वाले कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और पता होगा. आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1857 रिवॉल्ट से आगे क्या असर पड़ा. ओके, क्रॉस थीम, इंटरलिंकिंग अक्रॉस थीम्स, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर आप आंसर भी उसी तरह से कर पाए तो आपके अच्छा स्कोर आने का उतना ज्यादा चांस है. दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द सोसाइटी सेक्शन. सो सोसाइटी में अगर आप देखें इन 2018, पहले 2021 का जो पेपर था उसको देखते हैं. सो पहला ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ए नेशनल आइडेंटिटी. डाइवर्सिटी एक डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है. ओके, कीवर्ड है वो. स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के लिए आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस का मटेरियल जो है, वैल्यू एडेड मटेरियल है, उसको भी रेफर कर सकते हैं. ओके, एंड डिस्कस द चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 decades. सी ये स्टैटिक प्लस करंट का क्वेश्चन है. माइग्रेशन, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज में एक टॉपिक है इन द सोसाइटी सेक्शन. ओके, और लास्ट 4 decades का एनालिसिस जो है वो 2021 में कोई ना कोई रिपोर्ट आई होगी जिसके अराउंड क्वेश्चन बेस्ड है. सी जितने भी करंट के क्वेश्चंस थे पिछले साल या पिछले से पिछले साल, वो कहीं ना कहीं करंट कोई हैपनिंग हुई थी उसके अराउंड बेस्ड थे, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस भी करेंगे. ओके, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया. अनदर वेरी, इसको मैं स्टैटिक टाइप का ही टॉपिक कहूंगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक एलिमेंट्स ज्यादा है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज में अवेलेबल है ये. आप कोई भी मंथली मैगजीन करते हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक जरूर होता है. ओके, सो ये अब देखिए सोसाइटी के क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे सोसाइटी में देयर आर 2 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. पहला है मटेरियल होना चाहिए आपके पास, और दूसरा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि पहली तो सोसाइटी ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, जो उन्होंने पहले मेल्स नहीं लिखा या फिर अच्छे से कोचिंग नहीं ली हुई। काफी कैंडिडेट्स ने सोसाइटी अभी तक पढ़ा नहीं है, निगलेक्टेड टॉपिक है, बट ट्रस्ट मी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इससे। और उन 5 से 6 क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो, आपने करंट और स्टैटिक को पढ़ा हो। ओके, देन इसके बाद देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर एक क्वेश्चन है जो भी सोसाइटी का पार्ट ही आता है एक तरह से। और विमेन्स क्वेश्चन जो है, दिस इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वुमेन एंड रिलेटेड इश्यूज भी हैं यहाँ पे, और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स का भी एक टॉपिक है इसमें। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल अक्रॉस द थीम्स क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। बाद में आप ही पूछेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन मोर और लेस सिलेबस से ही आते हैं। बाहर से क्वेश्चन आते भी हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक होता है सिलेबस से। और एक और चीज, अगर कोई क्वेश्चन है जो प्योरली करंट भी है ना, उसमें भी आप एटलीस्ट सपोज आपको बहुत कम आता है तो आप 2-3 मार्क्स ले सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक नॉलेज। ओके, अनलेस आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो किस टॉपिक को पर्टेन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आ गया अबाउट साइबर डोम, आपको ये हल्का हल्का आइडिया है कि ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि साइबर डोम एक साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो डेवलप किया गया है टू कंटेन द थ्रेट फ्रॉम साइबर अटैक्स। और उसके बाद में आपको साइबर अटैक्स के बारे में फैक्ट्स होंगे कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। ठीक है, और हम हमारे पास ये चैलेंजेस हैं, हम एक ट्रबल नेबरहुड में रहते हैं, इस तरह की चीजें करके एटलीस्ट यू कैन आस्क फॉर 1 मार्क। आप एग्जामिनर को ये तो कह सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट मुझे थोड़ा आइडिया है, ही विल गिव यू एटलीस्ट 1 मार्क, एंड दैट 1 मार्क कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस हो सकता है, या केएस और केपीएस के बीच में डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो एवरी मार्क, जो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, नंबर नंबर से ही केएस बनता है भाई, ये याद रखिएगा। ओके, और अगेन सेक्युलरिज्म हॉट टॉपिक 2021 22 दोनों साल ये क्वेश्चन आया है। सो सेक्युलरिज्म, और अगेन इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, मैं इसको इजी कहूंगा, और ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये था 2020 का जो पेपर था ऑफ मेंस। अब 2022 का अगर हम पेपर देखें, सो देखिए पहला ये क्वेश्चन भी सॉर्ट ऑफ क्रॉस कटिंग ही है, क्योंकि इट सेज कि टाइम हैज कम टू रीथिंक रीशेप एंड रिविजिट इंडियन सिटीज। सी आपके सोसाइटी में एक अर्बनाइजेशन नाम का चैप्टर है, और वहां पे आप पढ़ते हैं कि अर्बनाइजेशन का जो रैम्पेंट और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, प्लस इंडियन सिटीज एज सच, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, आपका थोड़ा ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है। सो ये मल्टी डायमेंशनल एक क्वेश्चन हो गया। देन दिस वाज अ वेरी करंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, इसको आपके लिए काफी करंट की आपको नॉलेज चाहिए थी। अगर आपने मेंस 365 मंथलीज प्लस न्यूज़पेपर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े होते तो इसका आप आंसर लिख पाते। ओके, क्या क्या इश्यूज हैं, रिजर्वेशन के अराउंड क्या इश्यूज हैं, देन थर्ड जेंडर को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इश्यूज हैं, वायलेंस के इश्यूज हैं, सेक्सुअल अब्यूज के इश्यूज हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं। ओके, इनइक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर के इश्यूज हैं। और इसी इश्यूज को काउंटर करने के लिए यू हैव थर्ड जेंडर मूवमेंट। ठीक है, और उसके अराउंड जितने सारे सपोज कोर्ट में जजमेंट्स आई हैं उनका आप मेंशन कर सकते हैं, जितने प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट्स हैं उन, सेक्शन 377 का जो डीक्रिमिनलाइजेशन है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सी क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना कैसा आता है। यहाँ पे ये नहीं पूछना कि थर्ड जेंडर मूवमेंट कौन सी चल रही है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो चेंज कैसे हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी। ओके, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे काफी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, ऑनलाइन काफी पिटिशंस, काफी कैंपेन्स चल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि एक कलकत्ता में एक किसी कॉलेज की प्रिंसिपल थर्ड जेंडर पर्सन बनी थी। ओके, सो सच एग्जांपल्स कैन बी कोटेड। ये वही क्वेश्चन होगा जहां पे अगर आपने पढ़ा नहीं है सो आप 10 में से एटलीस्ट इतना लिखेंगे कि 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। बट
अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ा है, न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो किया है, आप इस क्वेश्चन के लिए भी कंटेंट कर सकते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन में आंसर राइटिंग स्किल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैसे अपना जो वेगनेस है उसको पेपर में लाइए और वो कुछ कंक्रीट लगे। अगर मुझे वेग सा आइडिया है कि थर्ड जेंडर के रिलेटेड कुछ होता है, बट मुझे पेपर पे वो लाना है कि मुझे एग्जैक्ट पता है। हाउ डू यू डू दैट? दैट इज अ स्किल। सी, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट अ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि जब सपोज अक्टूबर में या नवंबर में जब भी एग्जाम होगा तब मैं सीधे जाके आंसर लिखूंगा या लिखूंगी, नहीं हो पाएगा। और एक और जो मैं चीज क्लियर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है एस्पिरेंट्स के, कि शीट्स भरना गुड मार्क्स, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वालिटी आंसर नहीं लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, काफी केएस ऑफिसर्स का, आईएएस ऑफिसर्स का भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छा आंसर नहीं लिख रहे, सो देयर इज नो फन इन जस्ट फिलिंग द शीट्स। जितना आपको आता है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, ही इज नॉट अ स्टूपिड पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। वो मोस्ट प्रोबेबली किसी कॉलेज के प्रोफेसर लेवल की पोस्ट पे होगा, या एसोसिएट प्रोफेसर होगा, या फिर सिमिलर उनकी एजुकेशन होगी, क्वालिफिकेशन होगी। सो यू कैन नॉट फूल दैट पर्सन। कुछ अगर आपको कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज है तो लिखिए, अदरवाइज ज्यादा बेवकूफ बना नहीं सकते आप। ओके। और उल्टा इससे नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि आप एक, जिस क्वेश्चन में सपोज आपने कुछ भी लिख दिया और उससे आपको 1 नंबर मिला, और उस टाइम में आप 2 क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करके 2 नंबर ले सकते थे, सो आपका नुकसान ही हुआ ना। सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक। और ये थिंकिंग तभी आएगी जब आप इस पूरे प्रोसेस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अगर सोसाइटी के और क्वेश्चन देखें हम, सो ये क्वेश्चन, सी, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से की गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्टेट नीड्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स towards examining the women's actual experiences in the context of unequal pay, allocation of inferior work, and denial of rights over their mind and bodies. Discuss. Okay. Again, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि पूछ क्या रहा है। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, आपने वुमेन्स इश्यूज जितने मर्जी पढ़ लिए होंगे, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपकी आंसर राइटिंग स्किल काम आएगी। किसी एडिटोरियल में आपको स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं मिलेगा जो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। ओके। क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को पहला स्टेप लेना पड़ेगा टुवर्ड्स एग्जामिनिंग वुमेन्स एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जो वुमेन ने खुद एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, विद रिस्पेक्ट टू अनइक्वल पे, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क, जिसको हम कहते हैं कि देयर इज अ ग्लास सीलिंग। ओके। डिनायल ऑफ राइट्स ओवर देयर माइंड एंड देयर बॉडीज। अब सोचिए क्वेश्चन कितना वास्ट है। मैरिटल रेप से लेके अनइक्वल पे तक सब इसमें आ रहा है, और आपको 250 वर्ड और 11 मिनट में ये आंसर लिखना है। एक और चीज बताना भूल गया कि 10 मार्कर के लिए आपके पास 8 मिनट होते हैं, और 15 मार्कर के लिए आपके पास 11 मिनट होते हैं। साढ़े 7:30 से 11:30 ये टाइम होता है। सो अकॉर्डिंगली आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि मेरे को एक टाइम बाउंड तरीके से आंसर लिखना है। सिर्फ 20 मिनट लगा के तो कोई भी आंसर लिख सकता है, बट आंसर 7:30 और 11:30 में होगा, तभी ही मैटर करेगा। ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन है, और डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन है इसको हम आने वाली अपनी जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को और इस तरह के क्वेश्चंस को हम यूपीएससी के क्वेश्चंस का भी रेफरेंस लेंगे। सो प्लीज डू जॉइन अस। 1-2 दिन में शेड्यूल हो जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी हैव अ टेलीग्राम चैनल आल्सो जहां पे हम काफी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, एंड we'll also be bringing you toppers talk। last year's KS officers toppers जो हैं, we have invited them and they have gracefully accepted our offer। so अब एक और क्वेश्चन जो है कि इंडिया इज गोइंग अंडरगोइंग अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो एक बज़वर्ड है पिछले 5-6 सालों का। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो ये आई होप कि अच्छे एस्पिरेंट को पता ही होगा। और ये पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज का एक क्वेश्चन है।
सी क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट जब आप एक क्वेश्चन को आप सिलेबस के किस पार्ट में वहां पे अगर कंपार्टमेंटलाइज कर पाए ना, सो आपके लिए आंसर बनाना इजी हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब ये भी हो गया। अब लास्ट सेक्शन यहाँ पे क्या बचा, ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी का अगर हम क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन था अबाउट लैंडस्लाइड्स। ओके, कॉजेज एंड सुटेबल मिटिगेशन मेजर्स, इजी क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ के आप अभी भी आंसर कर सकते हैं। आई होप अच्छा कैंडिडेट जिसने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा। ठीक है। देन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन मिजरीज, एक्सप्लेन। ओके, सी अब ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, बट आप अपने आप के लिए डिफिकल्ट भी बना सकते हैं अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगे, सपोज कोई रिपोर्ट्स नहीं होगी। सिंपली अगर आप इसको लिख के आ जाएंगे ना कि ह्यूमन वाटर कम होगा तो पीने को पानी नहीं मिलेगा, फसलें नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी। ओके, और अगर मैनेजमेंट लैंड और वाटर की करेंगे तो इफेक्टिवली हम यूज कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सो ये आपको लेट से 15 में से 4-5 मार्क्स दिलाएगा। इसी में ही अगर आप सपोज स्टेटिस्टिक्स डाल दें कि इतना वाटर हमारा, इतना लैंड हमारा लैंड डिग्रेडेशन में है, ओके, वाटर रिसोर्सेज इतने कम हो रहे हैं, इतनी देश की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे वाटर स्कार्स स्टेटस पहुंच चुका है। ओके, और उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स अगर डाल दें, या फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने सपोज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का टारगेट 2030 में इंडिया ने इतने बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड किया हुआ है। ये अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा मुझे अच्छा लगेगा कि ओके, दिस दिस एस्पिरेंट नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई थ्योरी है, कोई तथ्य है, उसको कोरोबोरेट करने के लिए, उसको बैक करने के लिए आपके पास हमेशा स्टैटिस्टिक, रिपोर्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ओके, सो in the next topic, in the next lectures, in next videos, in our answer writing discussions, हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में रेगुलरली बात करेंगे कि आप आंसर को एक अच्छा आंसर कैसे बनाएं। और थ्रू आवर प्रोग्राम आई एश्योर यू कि आप काफी सारे अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे। सी हम जो फैकल्टी हैं, वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग यूपीएससी एंड केएस मेंस बोथ। ओके, एंड हमने काफी सारी गलतियां भी की हैं, मल्टीपल टाइम्स मेंस लिखे हैं तो गलतियां भी की हैं, और उन्हीं गलतियों से सीखे हम आगे बढ़े हैं और आज आपके सामने ये चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्लीज डू ट्राई आवर व्हाट वी आर ऑफरिंग, एंड इफ यू लाइक इट सजेस्ट इट टू अदर पीपल। एक म्यूचुअल सा हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड अगर हम ज्योग्राफी के और क्वेश्चन की बात करें, सी मेजर इंडियन सिटीज आर बिकमिंग वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस। अनदर इजी क्वेश्चन, अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जो है, चेन्नई फ्लड्स, मुंबई फ्लड्स, दिल्ली हर साल फ्लड होता है। ओके, सो इसमें भी आपको इजी क्वेश्चन है, बट अगेन यू नीड टू बैक व्हाट यू आर सेइंग। अब जो भी कह रहे हैं उसके रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, इन सब से आपको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, present an account of Indus Water Treaty, examine its ecological, economic, and political implications in context of changing bilateral relations. See, this is what I call a multi-dimensional question. क्यों? क्योंकि IR का एलिमेंट भी आ गया, इकोलॉजी का एलिमेंट भी आ गया, इकोनॉमिक्स का एलिमेंट भी आ गया, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आ गई। सो ये क्वेश्चन आप सिंपली इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ के नहीं दे सकते। जो प्रीलिम्स में अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया को सतलज, ब्यास, रावी का कंट्रोल है, और झेलम, चिनाब और इंडस का जो वाटर है दैट वुड बी यूज्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, या फिर इससे ये बोल सकते हैं कि यूएन इसको मॉनिटर कर रहा है। ओके, ट्रीटी है जिसके थ्रू यूएन मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा आपको नहीं पता होगा अगर आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की है, और यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी चाहिए। ठीक है, कि इंडस वाटर का स्टेटस क्या है, इश्यूज क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग, इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशंस चेंज कैसे हो रहे हैं। सो देखिए, ऐसे क्वेश्चन से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को या क्वेश्चन की डिफिकल्टी समझा के आपको डराना नहीं चाहता। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आपको पहले ही पता चलेगा ना कि मेरा टास्क जो है डिफिकल्ट है और मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, अगर 3 महीने आप बहुत अच्छी तरह से यूज करके एक अच्छा स्कोर लाने लायक बन सकते हैं। ओके, दैट इज माय होल इंटेंशन। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ऐसा नहीं हो कि आप इसके बाद पढ़ना ही छोड़ देंगे, मेंस हो ही नहीं सकता। दैट शुड नॉट हैपन। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज दीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, कंटेंट वैल्यू एडिशन कीजिए,
अपने ऑप्शनल पे खासकर ध्यान दीजिए, सो यू कैन डेफिनेटली गेट द एग्जाम। ओके, बट यू विल नीड टू वर्क हार्ड, और वर्क हार्ड तभी करेंगे जब आपको पता है कि मुझे किस हद तक करना है। दैट इज वाई आई एम बीइंग सो ब्लंट, मैं इतना हार्श आपको बीच बीच में लग रहा होगा, इसीलिए हो रहा हूँ। ओके, सो और अगर हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखें, सो अब ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन recent times, whether it is beneficial or not for the economy of India. See, economy of India, you will think कि GS3 का पेपर होना चाहिए था, या न्यू स्टेट्स बन रही हैं तो मे बी GS2 का पेपर होना चाहिए था, बट आई थिंक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है ये ज्यादातर, क्योंकि पॉलिटी आपसे ये नहीं पूछा गया कि आर्टिकल 3 क्या कर रहा है। ओके, ये नहीं पूछा गया है, या आपसे ये नहीं पूछा गया कि इकोनॉमी स्टेट की कैसे चलती है। आप इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेन, कोई भी एक क्वेश्चन आता है ना मेंस में, उसका एक अंडरलाइंग स्ट्रेस होता है जो वो क्वेश्चन चाहता है, एक अंडरलाइंग थीम होती है। जिस बच्चे ने वो थीम पकड़ ली ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, ओके, कोई भी क्वेश्चन में फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, वो एक अच्छा आंसर लिख पाएगा। और वो थीम अगेन बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आई एम अगेन सेइंग, आंसर राइटिंग के थ्रू ही आएगी। ओके, सो अब देखते हैं 2021 में कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के। सी, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जियोलॉजिकल एंड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ओके, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन एज अ जियो इकोनॉमिक बाउंड्री फॉर इंडिया। ओके, अगेन मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स बाउंड्री अगर है, यानी कि रिसोर्सेज वहां पे जो मिल रहे हैं, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंस है, देन पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, कितने सारे और मिनरल्स हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सिक्योरिटी का एंगल है, इंडिया एक ट्रबल्ड नेबरहुड में है। ओके, इंडियन ओशियन जो है इंडिया का बैकयार्ड है, देन चाइनीज डेवलपमेंट जो यहाँ पे हो रही है, ये सब चीजों को आपको मिलजुल के एक आंसर लिखना था, जिसमें इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज की तरफ एक ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए था। ठीक है, अगेन आंसर राइटिंग, रिविजन, दिस इज द की। ठीक है, देन व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, व्हाई डोंट साइक्लोन्स फॉर्म विद इन 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी शुड बी इनफ। ठीक है, मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट, अगेन एनसीईआरटी, डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सो अगर अब इसके बाद देखें, सो ज्योग्राफी का बायोफिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये हम उतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, एनसीईआरटीज में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। करंट में आपने पढ़ा होगा, बट ईस्टर्न घाट्स के बारे में हम जनरली उतना नहीं पढ़ते जितना वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, और ज्यादातर इंपॉर्टेंस उनको भी दी जाती है। सो स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आपने पढ़ा हो तो आप 3 4 5 मार्क्स का यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। बट अगेन पढ़ाई के साथ में आंसर राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। लैंडस्लाइड हजार्ड्स, लैंडस्लाइड का दूसरा क्वेश्चन आई है, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इजियर क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आप, मैंने जैसे कहा कि मिस्टेक या इन क्वेश्चंस को छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑल इन ऑल पेपर का थीम खासकर GS1 में ये है कि 50-60%, 70% पेपर जो होगा वो कहीं ना कहीं स्टैटिक सोर्सेज से जुड़ा होगा। डायनेमिक क्वेश्चंस भी आप मोर और लेस आप जवाब दे पाएंगे। बट एक चीज जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अब आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, वेदर इट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, नॉर्मल आर्ट एंड कल्चर वगैरह। क्यों? क्योंकि JKPSC इज वेरी वेरी फिकल माइंडेड, वो कभी भी पैटर्न में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GS2 में नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस में हम देखेंगे कि उन्होंने 8-9-10 क्वेश्चन IR से डाले हैं। सो नेक्स्ट ईयर इफ सपोज आपने कोई एक टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ा हो, डेफिनेटली कुछ टॉपिक होंगे जो आपने बेटर प्रिपेयर किए होंगे, कुछ कम प्रिपेयर किए होंगे, कोई टॉपिक अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ा होगा और वहां से 4 क्वेश्चन आ गए, सो दैट वुड बी वेरी डेंजरस।
सो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है, आंसर राइटिंग साथ में करते हुए पढ़ना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितना आप पेपर में लिख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन चीजों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and I'll see you very soon with the analysis of paper 2. Okay, so thank you guys.